साथियों, आपके लिए लेके आए हैं 12 जून 2026 की 5 टॉप हेडलाइंस। फोकस करते हैं। सबसे पहली न्यूज राज्यसभा का नॉमिनेशन के बारे में है। हाल ही में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, खास करके मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा एमपीज राज्यसभा में चुन के आए हैं और देखा गया साथ साथ में कांग्रेस लीडर थी मीनाक्षी नटराजन जी, इनको कहने का मतलब इनका जो नॉमिनेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कंट्रोवर्सी हुई इसके ऊपर। हमारे लिए मेन है राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राज्यसभा की सबसे ज्यादा 250 सीट हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ एमपीज इन राज्यसभा में भी 250। हाल ही में टोटल अभी 245 एमपी हैं राज्यसभा में। 250 हो सकते हैं, अभी हैं 245। उनमें से 12 मेंबर को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और बाकी रहे 233 मेंबर ये क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। तो बाकी जो एमएलएज है उनके द्वारा इनकी क्या हो जाता है, चुनाव होता है। किसका, 233 का। इसमें से भी 229 229 मेंबर स्टेट से लिए जाते हैं, जबकि 4 मेंबर जो अपनी यूनियन टेरिटरी हैं, यूटी हैं, वहां से आते हैं। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। 229 स्टेट, 4 यूटी और 12 मेंबर अभी नॉमिनेट होते हैं जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जिन्होंने कोई अलग अलग फील्ड्स में, साइंस, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, एक्टिंग, उनमें से कोई अच्छा साइंटिस्ट, उनमें से कोई अच्छा काम किया हो उनके लिए। तो 12 मेंबर्स को डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता है, किनके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। आगे चलते हैं साथियों। हम देखते हैं कि जो इनके मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं उस विधानसभा के, तो उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अगर हम सिस्टम वोटिंग की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आपको मालूम होगा 2 तरह का सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें एक ही व्यक्ति को चुनता है, जैसे हमारे एमएलए विधानसभा के या फिर लोकसभा के एमपी चुने जाते हैं कि हर एक जो अपना सिस्टम है, जैसे मैंने किसी को वोट देना है तो वो होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन जो प्रेसिडेंट के चुनाव हों या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हों या फिर राज्यसभा के, उनमें सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम की जरूरत पड़ती है और ओपन बैलेट सिस्टम होता है ताकि करप्शन ना हो सके। जो एमपीज हैं अपनी पार्टी के विप के हिसाब से क्या वोटिंग करे, उसके लिए ओपन बैलेट सिस्टम यूज किया जाता है। इसके अलावा इस पे सेक्शन 34 ऑफ आरपीए, राइट टू पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर कहने का मतलब व्यक्ति को दिखाना पड़ता है कि उसके पास 10 एमएलए उसको क्या करें, बैकअप करें पीछे से, फिर ही उसको सपोर्ट मिलेगा। चलो, तो सर मैंने आपको बता रहा था कि ये मेन बातें हैं। लेकिन हाल ही में मीनाक्षी नटराजन जो एमपी से एक नॉमिनेट थी, उनका नाम काट दिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि एक नोटिस जारी किया गया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई थी, तो उन्होंने उसको छुपाया। इसी कारण इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम, उनका पद जो था वो क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया वहां से, नॉमिनेशन से। आगे चलते हैं। सेकेंड न्यूज है डार्क पैटर्न्स इन इंडियाज ऑनलाइन मार्केटप्लेस। साथियों, ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है कि हर साल 25 से लेकर 28,000 करोड़ रुपए सरकार के जो ऑनलाइन मार्केट में डार्क पैटर्न बन रहे हैं उसके कारण हमारे लॉस हो रहे हैं। तो डार्क पैटर्न का मतलब क्या है, मैनिपुलेटिव डिजाइन प्रैक्टिस करना, जैसे कि हिडन कॉस्ट के बारे में नहीं बताना, डिसगाइज्ड एड्स, रोच मॉडल, कंफ्यूजिंग साइन अप्स देने, फोर्स करना कंटिन्यूटी के आपने ये काम करना है, मिस डायरेक्शन करना और ऐसे अर्जेंसी शो करना, ये सारा कुछ डार्क पैटर्न में आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ड्रिप प्राइसिंग, आपको थोड़ी की टर्म्स मालूम होनी चाहिए। एग्जाम में, इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो की टर्म्स पूछ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फीस रिवील ओनली एट फाइनल चेकआउट, लास्ट में बताना कि आपको क्या होगी, एक्स्ट्रा फीस लगेगी, उसको कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग। हिडन चार्जेस का तो मतलब इजी है कि बाद में टैक्सेस, जो फीस, सर्विस चार्जेस लगाए गए हैं, लास्ट में बताना पेमेंट के, वो क्या है, हिडन चार्जेस। फॉल्स अर्जेंसी, जानबूझकर शो करना कि एक ही सीट बाकी रह गई है, 2 ही सीट बाकी रह गई हैं, कल को जो फॉर्म फिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं फॉल्स अर्जेंसी। पोस्ट एड ऑन्स, जानबूझकर बाद में इंश्योरेंस ऐड कर देना, मेंबरशिप ऐड कर देना, प्रीमियम सर्विसेज ऐड कर देना।
सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स देने कि आपका सब्सक्रिप्शन मैंने आपको 1 महीने के लिए लिया लेकिन वो लगातार चलते ही जा रहा है और बाद में मालूम नहीं चल रहा कि इसको बंद कैसे करना है। तो सरकार के इन चीजों के कारण जो ऑनलाइन मार्केट है वो लोगों का शोषण कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। लगभग हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा भी 13 ऐसे तरह के डार्क पैटर्न्स को ढूंढा गया है जिसके कारण इंडिया काफी ज्यादा लॉस में जा रहा है। तो काफी अच्छी की फाइंडिंग्स हैं। सबसे तो पहले यही कि इंडिया में 304 मिलियन के लगभग लोग हैं जो लगभग 78 से 87 पर मंथ रुपीज क्या कर रहे हैं, इन प्रैक्टिस के कारण क्या है छोड़ रहे हैं। फिर हम देखें हिडन चार्जेस काफी ज्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पोस्ट यूजर एक्शन जो हैं वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं। अवेयरनेस डज नॉट प्रिवेंट मैनिपुलेशन, लोगों को मालूम तो है भी ऐसे करके वे हमारा शोषण हो रहा है लेकिन फिर भी उसके केसेस जो हैं वो आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो डिमांड है कि फेयर प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, जो शॉपर्स हैं उनको मालूम होना चाहिए और अच्छे से वो काम करें। तीसरी न्यूज है 126वां मार्टिरडम डे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जी। तो बिरसा मुंडा जी जिनको काफी ज्यादा पूजा जाता है, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और 9 जून 1900 को इनको ये शहीद हुए थे। इसके कारण हम इनके नाम के ऊपर कहने का मतलब बिरसा मुंडा डे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इनका जन्म उलीहातू में हुआ है और हम देखते हैं कि इन्होंने काफी आवाज उठाई जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस टाइम के ऊपर। जो ट्राइबल लोग हैं डिकूज, हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जी ने डिकूज के खिलाफ काफी आवाज उठाई। आप पूछेंगे डिकूज क्या है? डिकूज क्या है कि जो लोग बाहर से आकर उनके लैंड को ओन कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों के लैंड को ओन कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने काफी आवाज उठाई। साथ साथ में जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसी है कि लैंड टैक्सेस लगाएंगे और बहुत कम बेनिफिट्स होगा, तो उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने काफी ज्यादा आवाज उठाई थी उस समय के ऊपर। और हम देखते हैं कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम बिरसा मुंडा जयंती के तौर पर भी क्या करते हैं, मनाते हैं। कुंटी जहां पे उनका जन्म हुआ है, आज वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे, झारखंड में। तो जो मुंडा बिरसा मुंडा जी हैं, आगे चल के उनकी मुंडा रिवोल्ट भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो छोटा नागपुर प्लेटो के पास माना जाता है। बहुत अच्छा। आगे मैंने आपको बताया यही कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट की है और साथ साथ में ट्राइबल लोगों को बचाने के लिए फोर्स लेबर, हाई इंटरेस्ट डेट्स, रेवेन्यू डिमांड्स, इसके विरुद्ध इन्होंने काम किए हैं। चौथी न्यूज है तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, ये याद रखना है। कौन देता है जीआई टैग? तो एक एजेंसी है अपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको पूरा नाम याद रखना है, जे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अपीडा का पूरा नाम क्या है। तो अपीडा का पूरा नाम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। साथियों जो अपीडा है ये एक्ट 1985 के अंडर बना है। इसका जो मेन काम है अपीडा का, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, आइडेंटिफाई करना है इंटरनेशनल मार्केट को, ताकि इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो सकें और अलग अलग जगह के ऊपर बिक सके। तो इसका काम क्वालिटी सर्टिफिकेशन देना, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और जो काफी पछड़े इलाके हैं, अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, तो वहां पे हयात लगाते हैं जिससे कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अगर हम करें बात लाइची की, तो ये तेजपुर लीची कहां से बिलोंग करती है? असम से। तो ये ऐसे पूछा जाता है कि हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, कहां से तेजपुर लीची बिलोंग करती है? तो असम से है और असम से दुबई की और इसको कहने का मतलब फूड कर रहे हैं। अगर हम लीची की बात करें तो लीची का ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसका स्वीट टेस्ट और जूसी पल्प है और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट होता है। तो लो एल्टीट्यूड के ऊपर इसको हम पैदा कर सकते हैं 800 मीटर हाइट के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ब्लू वैली क्लस्टर। बस आपको अगर आप कोई एसएससी सीयूईटी के पेपर दें तो पूछेंगे ब्लू वैली क्लस्टर का संबंध किससे है?
क्लस्टर वर्ड का हमेशा मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो ब्लू वैली क्लस्टर का मतलब क्या है, ईयू और इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट मिलके, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, असम की गवर्नमेंट के द्वारा, असम की गवर्नमेंट और ईयू ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, ताकि असम से सामान को ईयू और ईयू से सामान को असम में इजीली लाया जा सके, और जो जो रिक्वायरमेंट है ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, वो इजीली असम क्या कर सके, पूरा कर सके। उसके लिए क्या है, ब्लू वैली क्लस्टर है। तो कोलैबोरेटिव इंडिया ईयू क्या है, इनिशिएटिव है, मेनली फोकस करेगा बायो इकोनॉमी ड्रिवन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ज्यादातर जो मिथेनॉल, इथेनॉल का प्रोडक्ट्स हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कैसे हम असम से वो ईयू की तरफ भेज सकते हैं विदाउट ऑर्गेनिक फूड के ऊपर फोकस करेंगे। साथ साथ में टेक्नोलॉजी, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन और इनहांस्ड मार्केट एसेस करके हम असम को ज्यादा डेवलप करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो साथियों आइए आज के जो 5 हमने न्यूज पढ़ी उसके ऊपर रिकैप करते हैं। पहला है कि डार्क पैटर्न इन इंडियाज ऑनलाइन मार्केट प्लेस। बताया गया है कि हर साल भारत में डार्क पैटर्न होने के कारण 25 से 28 हजार करोड़ रुपए जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। सेकेंड, 9 जून को बिरसा मुंडा जी का 126वां शहीदी दिवस मनाया गया है। इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ, लेकिन इनकी शहादत 9 जून 1900 को हुई। तीसरा चले, तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। तेजपुर लीची कहां से बिलोंग करती है, आपको मालूम होना चाहिए, ये असम से बिलोंग करती है, और जहां से इसको दुबई में भेजा जाएगा। अगली न्यूज, ब्लू वैली क्लस्टर। पूछा जाए कि ब्लू वैली क्लस्टर क्या है, इसमें आसाम की गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलके एक क्लस्टर बना रहे हैं, ताकि असम से सामान को इजीली एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना क्या हो, इजी। तो आज की ये 5 न्यूज थी, कल को मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के साथ।